स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट कंपनी अकाउंट का। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अभी यहाँ पे दो बातें हो रही है कि एक तो ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट अभी एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो वो क्या बोला है कि सर अगर आप कोई भी डिबेंचर क्या कर रहे हो, इशू क्या कर रहे हो, आप डिबेंचर कोई भी इशू कर रहे हो या फिर आप रिडीम कर रहे हो, तो मालूम है अपने जब स्पेशल एंट्रीज किया था तो वो टाइम पे डिस्काउंट कभी होता था एट द टाइम ऑफ इशू, और जो मेरे को लॉस ऑन रिडेम्पशन होता था वो कभी होता था जब मैं उसको फ्यूचर में पे करूंगा। यस, तो अगर मैंने सपोज 10 रुपए का डिबे या 100 रुपए का डिबेंचर मैंने 80 में इशू किया, तो 20 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अभी उसको मैंने वही प्रेजेंट डे पे क्या बोला कि भाई ये डिबेंचर आज से 10 साल बाद में मैं तेरे से 105 रुपए में लूंगा। कितने में लूंगा, 105 रुपए में। इसको मैं अगर लिख देता हूँ तो सपोज यहाँ पे देखना कि इशू के टाइम पे, कभी टाइम पे इशू के टाइम पे मैंने क्या बोला कि भाई इसका फेस वैल्यू कितना 100 है, इशू प्राइस कितना है 80। यानी आज मैं तेरे तू मेरे को 80 रुपीज दे, मैं तेरे को 100 रुपीज का क्या देता हूँ, डिबेंचर। क्या देता हूँ, डिबेंचर। तो यहाँ पे मेरे को लॉस कितना हो गया, 20 रुपीज का लॉस हो गया। अभी मैंने क्या बोला कि भाई जब फ्यूचर में मैं तेरे पास से क्या लूंगा, डिबेंचर रिडीम करूंगा, क्या करूंगा, डिबेंचर रिडीम करूंगा। तो इन दैट केस वो टाइम पे तेरे डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना होगा, 100, बट मैं रिडीम कितने पे करूंगा, 105। कितने में करूंगा, 105 में। ठीक है, यस। अभी सुनना यहाँ पे, तो 105 में करेंगे तो सर मेरे को फ्यूचर में भी तो लॉस होने वाला है, कितना रुपया, 5 रुपया। तो इन शॉर्ट ये पूरा डिबेंचर के चक्कर में मेरे को कितना लॉस हो गया, तो बोलेंगे सर 20 रुपीज तो इशू के टाइम पे और 5 रुपया रिडीम के टाइम पे, टोटल कितना हो गया, 25 रुपीज का आपका लॉस हो गया। ठीक है, यस। अभी ऑब्वियसली ये लॉस हुआ है तो इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा वही हमको पढ़ना है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट वॉट एवर लॉस यू हैव इंकर्ड एट द टाइम ऑफ इशू और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट। यस, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे। ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ कि अपन ने पढ़ा था एक कंजर्वेटिज्म अप्रोच, जहाँ पे क्या था कि ऑल प्रोबेबल फ्यूचर लॉस कैन बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट बट ऑल प्रोबेबल फ्यूचर इनकम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट, पढ़ा था अपन ने। आज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा नाम है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट वो क्या बोलता है कि सर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो। मैंने कहा हाँ, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो सर आप क्रेडिट साइड में क्या लिखते हो, मैंने कहा क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी इनकम है, जो भी बिजनेस का इनकम है वो लिखते हैं। तो सर डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी बिजनेस की क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या है, जो भी बिजनेस की एक्सपेंसेस है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अभी वो क्या बोलता है कि सर ये साइड में यानी एक्सपेंस साइड में आप वही एक्सपेंस लिखोगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, एक्सपेंस साइड में आप वही एक्सपेंस लिखोगे जो एक्सपेंस करने से आपके ये साल की इनकम इंक्रीज होती है। बराबर, इन शॉर्ट जैसे सपोज ये साल कौन सा था अपना, 1920। कौन सा था, 1920। कौन सा था, 1920। तो वो क्या बोल रहा है कि सर आप ये साइड में वही खर्चे लिखोगे, ये साइड में वही एक्सपेंस लिखोगे जो 1920 के इनकम को कंट्रीब्यूट कर रहा है। बराबर ना, यानी वो खर्चे ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे 1920 की इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। और बिलीव मी, ये बेस पे हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट 12th में किए हुए। बराबर, किसी को याद नहीं रहेगा तो अपन वो एक्सपेंसेस का नाम लेते हैं। सुनना सर, 1920 मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, अप्रैल 2019, एंड कहाँ पे होता है, मार्च 2020। बराबर, तो यहाँ पे क्या था कि सर एक पर्सन था मेरे उधर जिसको मैं सैलरी देता हूँ, एक महीने का 30,000। कितना, एक महीने का 30,000। यस, तो उसको मैंने 1920 में सब सैलरी दे दिया था। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 11 महीने का मैंने उसको दे दिया था, यानी कितना दे दिया था, 1,30,000। कितना दे दिया था, 1,30,000, सॉरी 3,30,000। यस, अभी जो लास्ट मंथ है अपना कौन सा है, मार्च 20। कौन सा है, मार्च 20। वो महीने का सैलरी क्या था, आउटस्टैंडिंग कितना था, 30,000। कितना था, 30,000। यस, अभी सुनना है यहाँ पे। तो ये अपने पास क्या है, डिटेल है। तो हम लोग क्या करते थे, फाइनल अकाउंट में हमको यहाँ पे दिया जाता था टू सैलरी कितना, 3,30,000।
और नीचे अपने पास एक एडजस्टमेंट होता था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर मार्च 20 इज ₹30,000। एंड पूरी दुनिया को मालूम है कि जैसे कोई भी सर बोल देंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे मुंह से एक गाना निकलता ही था कि ऐड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बराबर ना। ये एक फिक्स टोन था जो हर किसी के मुंह से निकलता था, ठीक है, कि सर ऐड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, यस। तो हम लोग क्या करते थे, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को यहाँ पे ऐड कर लेते, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 30,000, और हम लोग क्या लिखते थे, बार आउटर कॉलम में लिखते थे 3,60,000, यस। अब भी सुनना है यहाँ पे, रीजन क्या था कि सर जिस बंदे को मैं सैलरी दे रहा हूं ना, वो बंदे ने अप्रैल से लेके मार्च तक काम किया है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो पर्सन ने अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक उसने काम किया है। तो जो उसने मार्च 20 का सैलरी है, वो कौन से साल में काम करने से वो साल का इनकम बढ़ा रहेगा, ऑब्वियसली मार्च का इनकम बढ़ा रहेगा, क्योंकि भले ही मैंने उसको सैलरी नहीं दिया, बट उसने मार्च में काम तो किया है ना। और जब मैंने मार्च में उसने काम किया है, तो ऑब्वियसली इनकम कौन सा बढ़ा रहेगा, मार्च का बढ़ा रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि सर ये इनकम भले ही आपने ये एक्सपेंस भले ही आपने ये साल में पे नहीं किया है, बट ये साल की इनकम को ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी ये मार्च 20 की इनकम को क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये खर्चा 1920 में ही आना चाहिए, एंड फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करते थे, उसको ऐड, क्या करते थे, उसको ऐड, यस और नो। यानी आउटस्टैंडिंग भले ही मैंने पे नहीं किया है, बट उसने काम तो कर लिया ना, तो वो खर्चा क्या होता था, ऐड। यहाँ पे एक और था एक्सपेंस आपका, कौन सा था, प्रीपेड, कौन सा था, प्रीपेड। सपोज यहाँ पे था टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, दिया हुआ है मेरे को 2 लाख, कितना दिया हुआ है, 2 लाख। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस ₹50,000 इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बराबर। और वो कौन से ईयर से रिलेटेड, 2021 का, कौन सा है, 2021 का, ठीक है। यानी वो क्या, प्रीपेड मतलब ऐसा एक्सपेंस जो मैंने एडवांस में कर लिया, अभी तक मेरा वो खर्चा हुआ नहीं है। तो अभी वो क्या बोल रहा है कि सर इलेक्ट्रिक एक्सपेंस है 2 लाख का, उसके अंदर 50,000 का प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, इंक्लूड है, क्या है, इंक्लूड है। अभी सुनना है यहाँ पे, सर क्या ये खर्चा 19-20 में इंकर्ड हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि ये तो मैंने एडवांस में पे किया है। ये जो एक्चुअल लाइट का खर्चा होगा, जब लाइट कंज्यूम होगी, वो कभी होगी 2021 में, तो इनकम भी कौन से साल का बढ़ेगा, 2021 का। अगर मैं 2021 का खर्चा ये साल में पे करूंगा, तो ये साल की इनकम को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता, बराबर ना। वो कभी मिलेगा जब आपका वो साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा, कंज्यूम होता जाएगा, यस और नो। तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, उसको लेस, क्या करते थे, लेस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कितना था यहाँ पे 50,000, और हम लोग बाहर कितना लिख देते थे, 1,50,000, क्योंकि ये साल का खर्चा है ही नहीं है। सर रियल में इनकम कभी होगा, जब वो आप लाइट बिल जो 50,000 आपने पे किया, वो आप लाइट बिल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे, तो वो टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, इनकम कंट्रीब्यूट करता है, यस और नो। तो यहाँ पे 2 चीज था, पहला कौन सा आपका, कि सर मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप डेबिट साइड में वही खर्चे लिखोगे जिससे क्रेडिट साइड की इनकम को क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है, क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है, यस और नो। जैसे मैंने 12 महीने का सैलरी था, भले ही उसने सैलरी मैंने पे नहीं किया, बट काम तो उसने 12 मंथ्स किया है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, हम वो साल में उसको क्या लिख देंगे, कंट्रीब्यूट कर देंगे, वो साल में खर्चा ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी सुनना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी यही है कि जैसे एक कंपनी है टाटा लिमिटेड, और यहाँ पे कौन है, एक डिबेंचर होल्डर है, कौन है, एक डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर, यस। अभी कंपनी ने क्या किया है, डिबेंचर इशू की है, सर कितने डिबेंचर इशू की कंपनी ने, 10%, 1 लाख डिबेंचर, जिनका फेस वैल्यू कितना था, 100, और इशू प्राइस कितना है, 90, कितना है, 90। तो यहाँ पे एक चीज तो फिक्स हो रहा है कि सर कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 10 रुपीज, कितना हो रहा है, 10 रुपीज। ये लॉस को हम लोग अगर डिस्काउंट भी बोलते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंट, क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंट, यस। अभी कंपनी उसको एट प्रेजेंट क्या बोलती है कि भाई मैं आफ्टर 5 ईयर्स, कितने, आफ्टर 5 ईयर्स
तेरे पास से डिबेंचर तो ले लूंगा, तेरे पास से डिबेंचर तो मैं वापस ले लूंगा, और तेरे को मैं पेमेंट कितना करूंगा, 105 रुपया। यानी ये अपना कौन सा प्राइस हो गया, रिडीमेबल प्राइस। कौन सा हो गया, रिडीमेबल प्राइस। यस और नो। तो यहाँ पे भी तो अपने को कितना लॉस हो रहा है, यानी मैं उसको दूंगा 105, जबकि डिबेंचर कितने का आएगा, फेस वैल्यू का 100 का। तो यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है अपने को, 5 रुपया। कितना लॉस हो रहा है, 5 रुपया। ये क्या आपका लॉस ऑन रिडेम्पशन, लॉस ऑन रिडेम्पशन। यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे, तो ये आपका कौन सा आ गया, लॉस ऑन रिडेम्पशन। तो यहाँ पे है ना आपको दो लॉस हो रहे, एक तो ये वाला लॉस, और ये कौन सा, लॉस ऑन रिडेम्पशन। कितना, 5 रुपया। तो टोटल लॉस कितना होगा अपने को, टोटल लॉस 10 + 5, यानी एक डिबेंचर पे कितना लॉस होगा, ₹15 पर डिबेंचर, ₹15 पर डिबेंचर। यस। आपने टोटल कितने डिबेंचर इशू किए थे, सर हमने 1 लाख डिबेंचर इशू किए। कितने किए, 1 लाख। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15, तो कितना लॉस हो गया आपको, 15 लाख का आपको क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया आपको, लॉस हो गया। यस, समझाइए। अभी सुनना यहाँ पे, 15 लाख का लॉस हुआ है। सर ये मैंने लॉस क्यों लिया, ये मैंने लॉस क्यों इंकर्ड किया, क्योंकि सर मेरे को क्या मिलने वाला था, पैसा। क्या मिलने वाला था, पैसा। कितना मिल रहा है, तो सर हम क्या बोलेंगे, आपने कितने शेयर इशू किए थे डिबेंचर, 1 लाख। आपने बोला कि फेस वैल्यू कितना है, 100, इशू प्राइस कितना है, 90। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 90, यानी कितना पैसा मिलने वाला अपने को, 90 लाख। कितना मिलने वाला है, 90 लाख, बराबर। अभी मेरा पहला क्वेश्चन, कंपनी ये पैसे का क्या करेगी, बराबर ना। तो सीधी बात है, कंपनी ये पैसों क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। और इन्वेस्ट करके क्या इंक्रीज करेगी, इनकम। क्या इंक्रीज करेगी कंपनी, अपनी इनकम, बराबर। सेकेंड, कंपनी पैसा कितने साल तक यूज कर रही है, सर इसने पैसा कभी लिया रहेगा, जब भी लिया, बट आफ्टर 5 ईयर्स क्या कर देंगे, वो पेमेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वो पेमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक और आंसर आता है कि सर कंपनी 5 साल तक ये पैसा क्या करेगी, यूज करेगी। कितने साल तक, 5 ईयर्स तक कंपनी ये अमाउंट यूज करती है, ठीक है। अभी सुनना, तो सर कंपनी ने 90 लाख रुपीज लिया है। कितना लिया है, 90 लाख रुपीज लिया है। और वो 90 लाख को क्या किया, इन्वेस्ट। क्या किया, इन्वेस्ट करने से 90 लाख से इनकम बढ़ेगा। बट इनकम 1 साल का बढ़ेगा या 5 साल का बढ़ेगा, इनकम कितने साल का बढ़ेगा, 5 साल का। तो ये जो अपना लॉस है, ये जो अपना एक्सपेंस है, क्या ये लॉस को मैं 1 साल में रिटर्न ऑफ करूंगा, या मेरे को 5 साल में रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये खर्चा 15 लाख का मैंने क्यों किया एक्सपेंस, ताकि सर मेरे को अमाउंट मिले और उसको मैं 5 साल तक यूटिलाइज कर सकूं, जिससे 5 साल की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितने साल की, 5 साल की। तो ये खर्चे से 1 साल की इनकम नहीं बढ़ रही है, ये खर्चे से 5 साल की इनकम बढ़ रही है। तो ये खर्चों को मैं 5 साल में क्या कर दूंगा, प्रपोर्शनेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, उसको प्रपोर्शनेट कर बोल दो, अमोटेज अमोटाइज बोल दो, बराबर ना। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको प्रपोर्शनेट कर दूंगा। यस और नो। सुनना अभी, तो सर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, टोटल खर्चा कितना है मेरा, 15 लाख। कितना है, 15 लाख। और ये 90 लाख मैंने हर साल इक्वली यूज किया है। 15 लाख डिवाइड बाय 5, यानी 1 साल आप कितना लिखोगे, 3 लाख। ये 3 लाख कहाँ पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस। वापिस 3 लाख सेकेंड ईयर में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंस। वापिस 3 लाख सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एक्सपेंस। वापिस फोर्थ ईयर में 3 लाख डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एक्सपेंस। और वापिस 3 लाख आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में एक्सपेंस। यस और नो। क्योंकि आपको जो 90 लाख मिल रहा है ना, ये कितने साल के लिए मिल रहा है, 5 साल के लिए। तो आप उसको 5 साल क्या कर रहे हो, यूटिलाइज। क्या कर रहे हो आप, 5 साल उसको यूटिलाइज, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, ट्रीटमेंट। क्या रहेगा आपका ट्रीटमेंट, समझाइए। यस और नो। यानी इन केस अगर आप कोई भी डिबेंचर इशू कर रहे हो और वहां पे आपको क्या होता है, लॉस। क्या होता है, लॉस। अभी सुनना, तो ये नॉर्मल, तो वो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, सर ये पोर्शन के हिसाब से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड। क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड। और बहुत सारी मेथड है, एक मेथड और है, तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे। बट इतना समझा कि ट्रीटमेंट हमको क्यों करना है, क्योंकि ये लॉस है। और ये लॉस मैंने इंकर्ड क्यों किया है, क्योंकि इससे मैं लॉन्ग टर्म का अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, और जिससे मेरे को और सालों के लिए इनकम बढ़ेगा। तो अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ऐसा खर्चा वो साल में लिखेंगे जिससे वो साल की इनकम को क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट।
तो यहाँ पे अपना जो 15 लाख का खर्चा है, इससे इनकम 1 साल का नहीं बढ़ रहा। हाँ, अगर 1 साल का बढ़ता तो मैं एक ही साल में 15 लाख डाल देता, बट इससे इनकम आपका 5 साल का क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्या हो रहा है, 5 साल का इंक्रीज। तो आप क्या करोगे, वो पूरे खर्चे को डिवाइड बाय 5 कर दोगे और अगले 5 साल तक आप उसको प्रॉफिट लॉस में 3-3 लाख रुपया लिखते जाओगे। ठीक है, समझाइए। तो इसकी है ना 2 मेथड है। इसका अपना हेडिंग वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन रिडम्पशन, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है। फर्स्ट कौन सा है कि सर वो सीधा ये बोलता है कि आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 10 ईयर्स, यानी आफ्टर सर्टेन ईयर्स रिडेम्पशन विल बी डन। इसके लिए अपने को क्या कैसे निकालेंगे हम लोग, जो भी लॉस है, लॉस डिस्काउंट जो भी आप बोल रहे हो, बराबर, डिवाइड बाय ऑन डिबेंचर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, बराबर। सिंपल सा है कि अगर ये केस है अपना कि सर मैंने डिबेंचर लिए, इशू किए थे, मेरे को 5 लाख का लॉस हो गया और मैंने डिबेंचर 10 साल बाद में क्या करूंगा, रिडीम। क्या करूंगा, रिडीम। तो 5 लाख डिवाइड बाय 10, यानी हर साल में कितना राइट ऑफ करूंगा, 50,000। कितना लिखूंगा, 50,000। यस और नो। अभी यहाँ पे क्या है, व्हेन डिबेंचर रिडीम इन इंस्टॉलमेंट, व्हेन डिबेंचर रिडीम इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसके लिए मैं नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया होगा, ये वाले क्वेश्चन, ये वाली साइड में जहाँ पे मैं इसको आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली साइड में मिस्टर ए इशू डिबेंचर एंड रिडीम आफ्टर 10 ईयर्स, रिडीम आफ्टर 10 ईयर्स। तो अपने को क्या करना है, जितना लॉस है वो निकाल दो, डिवाइड बाय 10 कर दो, तो अपना आंसर आ जाएगा। बट कभी कभार क्या होता है कि सर ईएमआई होता है कि जैसे मैंने डिबेंचर्स तो ले लिए, अभी मैं क्या बोल रहा मालूम है कि भाई तू मेरे को 10 लाख का लोन दे, मैं हर साल के एंड में तेरे को 2-2 लाख रुपया देता जाएगा। कितना देता जाएगा, 2-2 लाख रुपया देता जाएगा। ठीक है, तो वो केस में सर अपना अमाउंट जो मेरे पास पड़ा है वो सेम नहीं है। जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल कॉमन सेंस वाली बातें करते हैं, अपने पास एक पर्सन है अंबानी। कौन है, अंबानी। और एक पर्सन है, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक बंदा है मिस्टर दर्शन, मिस्टर दर्शन। ये बंदा बहुत पैसे वाला है, रिच पर्सन। और ये बंदा बोलते ना एकदम गरीब है, एकदम गरीब है। ठीक है, यस। अभी सुनना, मैं आपको एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूंगा। अंबानी के पास अमाउंट है, बहुत सारा पैसा है, तो सीधी सी बात है कि इसके पास अमाउंट बहुत सारा है, तो ये जब अमाउंट इन्वेस्ट करेगा तो इसको इनकम भी तो बहुत सारी मिलेगी। अमाउंट इन्वेस्ट, और यहाँ पे इसको इनकम भी तो बहुत सारा मिलेगा ना यार। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है जो अपने को समझ में आती है। इसके पास एकदम छोटा सा इतना सा पैसा है, इसको उसने इन्वेस्ट किया तो इसको अमाउंट भी तो कम मिलेगा। अग्री और नॉट, यस। गरीब है नहीं है वो बात की बात है, बट अंबानी बहुत पैसे वाला है, तो वो जितना पैसा है ना उतना वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उतना उसको रिटर्न मिलेगा, इनकम बढ़ेगा उसका। मेरे पास पैसा बहुत कम है, तो मैंने बहुत कम इन्वेस्ट किया, तो मेरे को बहुत कम क्या मिला, रिटर्न मिला। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। यस और नो। अभी मेरा पहला क्वेश्चन कि सर क्या ये बात सही है कि जिसके पास जिस साल में पैसा ज्यादा होगा वो साल में उसने इनकम ज्यादा कमाया रहेगा, राइट और रॉन्ग, राइट ना। जिस साल में पैसा कम रहेगा वो साल में उसने पैसा कम कमाया रहेगा। वापिस मैं बोलता हूँ कि जिस साल में पैसा ज्यादा है वो साल का इनकम ज्यादा रहेगा, जिस साल में पैसा कम था तो वो साल में पैसा क्या रहेगा, कम रहेगा। या सोनो समझता है ना ये। अभी सुनना यहाँ पे, तो मैं आपको इसके अगर ये समझाए तो ये वाला भी अपना पार्ट हो गया। ठीक है, सुनना अभी। कंपनी 1 जैन 2010, कभी 1 जैन 2010 कंपनी डिबेंचर इशू करती है 20 लाख। कितने की इशू करती है, 20 लाख की। ठीक है, रुपीज में दिया हुआ है।
वो टाइम पे 20 लाख पे कंपनी डिस्काउंट देती है कितना, 2 लाख। कितना डिस्काउंट देती है, 2 लाख। तो ये तुम्हारा क्या है, डिस्काउंट है। और कंपनी रिडीम के टाइम पे उसको और एक्स्ट्रा पेमेंट देती है कितना, 1 लाख। कितना देती है, 1 लाख। कितना हो गया ये तुम्हारा, 3 लाख। बराबर। तो ये इन शॉर्ट तुम्हारा क्या है, ये टोटल लॉस। क्या है तुम्हारा, ये टोटल लॉस। टोटल लॉस। बराबर। अभी सुनना है यहाँ पे, तो ये केस अपना है कि 2 लाख और 1 लाख मिल रहा है और 3 लाख आपका टोटल लॉस हो रहा है। अभी यहाँ पे देखना, कंपनी ने उसको क्या बोला है कि बेटा मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1 Jan 2011, ध्यान से देखना, 1 Jan 2011 से मैं 1/5 डिबेंचर, कितने, 1/5 डिबेंचर क्या कर लूंगा, रिडीम। क्या कर लूंगा मैं, रिडीम। यस और नो, ऐसा उसने बोल दिया कि फ्रॉम 1 Jan 2011 मैं 1/5 डिबेंचर क्या करूंगा, रिडीम। क्या कर दूंगा, रिडीम। ठीक है, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा है। और इसके बाद में हर साल मैं ऐसा करते जाऊंगा, बराबर ना, ईच ईयर। यानी ये सिलसिला स्टार्ट कभी से होगा, 1 Jan 2011 से, और ये सिलसिला चलता जाएगा, बराबर ना। अभी सुनना है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है। 1 Jan 2010 से लेके रिडीम कभी हो रहा है, 1 Jan 2011। और डिबेंचर रिडीम मतलब क्या होता है मालूम है, डिबेंचर आएगा पैसा जाएगा। डिबेंचर आएगा पैसा जाएगा, ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है, अगर वीडियो अच्छे से देखा रहेगा। ठीक है, डिबेंचर आएगा पैसा जाएगा। अभी सुनना, तो इन शॉर्ट इतना फिक्स है कि सर 1 Jan 2011 तक कंपनी के पास कितना रुपया था, कंपनी के पास 20 लाख था। बराबर। कितना था, 20 लाख। अभी ये डेट को कंपनी ने कितने डिबेंचर रिडीम कर लिए, सर कंपनी ने 1/5 किया, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 लाख डिवाइड बाय 5 करो, कितना आता है, 4 लाख। रिडीम किया, क्या किया, ये रिडीम। रिडीम मतलब क्या है, वापस बोलो, डिबेंचर आएगा पैसा जाएगा। यानी कंपनी के पास पहले कितना पैसा लिया था कंपनी ने, 20 लाख। अभी 20 में से सॉरी 20 में से 4 लाख चला जाएगा, तो कंपनी के पास कितना बचेगा, 16 लाख। और ऐसा ही ये सिलसिला चलता जाएगा, यहाँ पे भी कितना चला जाएगा, 4 लाख। ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक टेबल में इसको लिख देता हूं, सुनना। अमाउंट 2010 में कंपनी के पास टोटल अमाउंट कितना था, 20 लाख। कितना था, 20 लाख। बराबर। क्योंकि एक 1 Jan 10 से लेके 1 Jan 2011 तक कंपनी ने पूरा 20 लाख यूज किया था। उसके बाद में 2011 की अगर मैं बात करता हूं, तो कंपनी ने 4 लाख का पेमेंट कर लिया था। तो कंपनी के पास अभी कितना रुपया बचा रहेगा, 16 लाख। कितना बचा रहेगा, 16 लाख। 2012 कंपनी ने और 4 लाख उसको पेमेंट, हर साल कंपनी 1/5 ऑफ पर पेमेंट कर रही है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 12 लाख। 2013 कितना बचेगा, 8 लाख। 2014 कितना बच जाएगा, 4 लाख। बराबर, यस। और 2015 में तो जीरो हो जाएगा। अभी सुनना है यहाँ पे, यानी कंपनी ने 2010 में जो अमाउंट यूज किया वो कितना किया था, 20 लाख। 2011 में कितना यूज किया उसने, 16 लाख। 2012 में कितना यूज किया, 12 लाख। एंड 2013 में कितना यूज किया, 8 लाख। और 2014 में कितना कर लिया उसने, 4 लाख। कितना कर लिया उसने, 4 लाख। ठीक है, यस। अभी इतना फिक्स है कि जिस साल में कंपनी ने ज्यादा अमाउंट यूज किया रहेगा, वो साल में कंपनी का इनकम ज्यादा बड़ा रहेगा। जिस साल में उसने कम यूज किया, वो साल में कम हुआ रहेगा। कम किया, कम हुआ रहेगा। कम किया, कम हुआ रहेगा। कम किया, कम हुआ रहेगा। तो इतना फिक्स है कि जो भी मेरे को लॉस हो रहा है, जो भी मेरे को लॉस हो रहा है, अपने को लॉस कितना था, 3 लाख। कितने का लॉस है, तो दिया हुआ है। तो क्या ये लॉस मैं इक्वली डिवाइड करूंगा, एंड आंसर इज नो। बराबर ना। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी अमाउंट ज्यादा कम कम ऐसे करते यूटिलाइज करते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इसका क्या निकाल दो, रेशियो। क्या निकाल दो, रेशियो। तो होप सो आपको रेशियो निकालने आते रहेंगे। यस, कितना आ रहा है, 5 4 3 2 1। यानी आपको ऐसा कुछ एक वर्ड, एक न्यूमरिक ढूंढना है जहां पे इन सब में क्या हो जाएगा, उसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 4 3 2 1।
इसका टोटल कर लो 5 4 3 2 1, 15 हो गया, कितना हो गया 15। अभी आपका टोटल जो लॉस था, टोटल लॉस राइट ऑफ, सर मेरे पास कितना लॉस था, 3 लाख का लॉस था, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 15 कितना आता है, 1 लाख। कितना आता है, 1 लाख। ऐसा यहाँ पे करेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 15 कितना आएगा यहाँ पे, 80,000। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 15 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60,000। यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। टोटल देख लो 3 लाख होना चाहिए। यस, यानी आप 2010 में 1 लाख अमाउंट कहाँ पे डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर 80 60 40 और 20, तो कितना आ जाएगा टोटल आपका, 3 लाख आ जाएगा। यस सोना समझाइए। तो ये आपका क्या है कि सर जब आपको कोई क्वेश्चन दिया हो कि इंस्टॉलमेंट में क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। यस सोना समझाइए, ये याद रहेगा पक्का। चलिए फिर अभी सुनना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास दो मेथड है, हम लोग क्या करते हैं वो दोनों मेथड देख लेते हैं। सुनना यहाँ पे, चलिए फर्स्ट मेथड अपन ने देखा कि सर सर्टेन पीरियड के लिए आपने को अमाउंट लिया है, मैंने 10 लाख का लोन लिया था, आफ्टर 5 इयर्स मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, तो जो भी लॉस हुआ है, यानी लॉस मेरे को दो जगह होगा, या तो डिस्काउंट के रूप में या फिर कैसे होगा मेरे को लॉस ऑन रिडेम्पशन, दोनों का टोटल डिवाइड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ ईयर जिसने आपने इशू किया था, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट में 500 साल इक्वली यूटिलाइज कर रहा हूँ। बट अगर सर आप क्या कर रहे हो, हर साल के एंड में कुछ इंस्टॉलमेंट वापस उनको दे रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, हर एक साल के एंड में अमाउंट रिडीम करते जा रहे हो, डिबेंचर रिडीम करते जा रहे हो, तो इन दैट केस सर आपका अमाउंट ज्यादा कम 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 ऐसा होता जाएगा, ठीक है। यस और नो समझाइए। तो उसके लिए इफ द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट डिफरेंट डेट्स, the total amount of discount should be written off in the ratio of benefit derived from the debenture, benefit derived from the debenture। yes, तो मैंने भी वही किया कि सर पहले 20 लाख आप यूटिलाइज किया था, फिर 16, फिर आप 12, फिर 8 और फिर 4, तो जितना मैंने बेनिफिट जिस साल में लिया है वो साल में मैं उतना राइट ऑफ करता जाऊंगा, ठीक है। यस और नो। अभी सुनना, एंट्री क्या होता है, एंट्री याद करने की जरूरत ही नहीं है सर, अपन कहाँ पे राइट ऑफ करें, प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये अपना एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में, टू डिस्काउंट, यहाँ पे टू लॉस ऑन रिडेम्पशन, तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। यस समझाइए। चलिए फिर HDC Limited issued 1 lakh 12% debenture of rupees 100 each at 94 on 1st Jan 2017. Under the terms of issue, the debenture are redeemable at the end of 5 years from the date of issue. Calculate the amount of discount to be write off in each 5 years. तो वो क्या बोल रहा है कि सर कंपनी ने 1 लाख के डिबेंचर, कितने के इशू किए, 1 लाख के डिबेंचर, बट वो डिबेंचर सर 100 रुपीज के थे, लेकिन इशू कितने पे किए, 94 पे, तो कितना लॉस हो गया, 6 रुपया एक डिबेंचर पे, तो अपने पास कितने, 1 लाख, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 6 लाख। यानी टोटल लॉस मेरे को कितना हो रहा है, 6 लाख। क्या कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रही है, आंसर इज नो, बराबर ना। कंपनी क्या बोलेगी, 5 साल बाद में मैं तेरे को पूरा पैसा दे देगी और तेरे पास से डिबेंचर ले लेगी। तो 6 लाख डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम लोग 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,20,000। तो आप हर साल कितना रिडीम करोगे, 1,20,000, जो अपना ये आंसर है 1,20,000। यस और नो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12। HDC Limited issued 2,12% डिबेंचर ऑफ ₹10 each एट ₹9.40। तो 10 रुपए का डिबेंचर था, 9.40 में आपने इशू किया, तो आपको 0.60 का क्या हो गया लॉस। On 1st Jan 2010, under the terms of issue, 1/5 of the debenture are annually redeemable by drawings। यानी 1/5 क्या कर रहे हो आप, उसको रिडीम करो, क्या कर रहे हो आप, रिडीम कर रहे हो। द फर्स्ट रिडेम्पशन अकरिंग ऑन 31 December 2010। यानी आपने जो रिडेम्पशन करना स्टार्ट किया वो कभी से स्टार्ट किया है, 31 December 2010 से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम 2010 टू 2014, ठीक है। यानी आपने डिबेंचर कभी इशू किया था, 1st Jan 2010,
और आपने रिडेम्पशन करना कभी से स्टार्ट किया है सर? एट द एंड ऑफ द 2010, 31 दिसंबर 2010। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 20 लाख यूज कर दिया। यस, पूरा कितना यूज कर दिया आपने? 20 लाख। फिर आप क्या कर रहे हो? 20 लाख डिवाइड बाय 5, यानी हर साल आप कितना रिडीम कर रहे हो? 4 लाख। कितना रिडीम कर रहे हो आप? 4 लाख। ठीक है, सुनना अभी। तो 2010 में आपके पास कितना था? 20 लाख। आप क्या कर रहे हो? हर साल में 4 लाख का उसको अमाउंट दे रहे हो, तो आपके पास अगले साल कितना रुपया बचा रहेगा? 16 लाख। वापिस आपने 4 लाख का अमाउंट दे दिया, तो आपके पास कितना बचा रहेगा? 12 लाख। वापिस आपने दे दिया 8 लाख, और फिर कितना रहेगा? 4 लाख। तो अपन ने क्या किया? उसका रेशियो निकाला। यस। और फिर अभी मेरे को लॉस कितना था? 0.60 ना। ये एक डिबेंचर पे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 लाख कर लो। कितना आता है? 1,20,000। तो हम लोग क्या करेंगे? 1,20,000 को ये वाले रेशियो में डिवाइड कर देंगे 5 4 3 2 1 में, जो अपन ने ऑलरेडी वो वाले क्वेश्चन में किया हुआ। ठीक है, तो ये दो मेथड थी आपकी। कौन सी? ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन डिबेंचर। यस, ऑन लॉस ऑन डिबेंचर। पहला कौन सा? अगर आफ्टर 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स कर दो, अगर इंस्टॉलमेंट है तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। यस और नो। फिर हम लोग, ये तो अपना अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सुनना भी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अभी इतना फिक्स है कि सर जो भी डिबेंचर होल्डर इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कंपनी को अमाउंट दे रहा है, तो वो क्या करेगा? कंपनी के पास से क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। की भाई मैं आपको लोन दे रहा हूँ, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोन के अमाउंट पे क्या दे दो मेरे को? इंटरेस्ट। क्या दे दो? इंटरेस्ट। सुनना भी सर। तो यहाँ पे है ना, इंटरेस्ट के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर क्वेश्चन में अलग अलग टर्म्स दे सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट पूरे साल में वन टाइम पे किया जाता है, यानी एक ही डेट को पे करते हैं। या फिर कभी कभार क्या बोलेंगे कि सर इंटरेस्ट के लिए दो है, एक है 30 सितंबर और एक है 31 मार्च। ऐसा आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इंटरेस्ट पूरे साल में कंपनी दो बार उनको पे करती है। ठीक है, पहला, यानी टाइमिंग फैक्टर आपका मे भी अलग अलग दिया हो सकता है। सेकेंड फैक्टर क्या है कि सर जो आप इंटरेस्ट ऑलवेज पे होगा ना, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन, कौन सा अमाउंट रहेगा आपका? नॉमिनल अमाउंट। कौन सा रहेगा? नॉमिनल अमाउंट। यानी किस पे चार्ज होगा? इंटरेस्ट ऑलवेज मिलेगा किस पे? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। सुनना भी, एक कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए थे, डिबेंचर 10% डिबेंचर 60,000 एट रुपीज 100 ईच। कितने में इशू किए थे? 100 ईच, यानी एट पार पे इशू किए थे। ठीक है, अभी मैंने बोला हुआ है कि ये 100 क्या है तुम्हारा? फेस वैल्यू। क्या है तुम्हारा? फेस वैल्यू। तो सुनना यहाँ पे, तो इंटरेस्ट अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा सर कि 60,000 डिबेंचर थे, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, यानी टोटल कितना होगा अपने पास? 60 लाख। कितना हो जाएंगे अपने पास? 60 लाख रुपीज के नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर अपने पास पड़े हैं। अभी उस पर आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? सर उस पर हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 10%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6 लाख। समझता है? यानी आपको फेस वैल्यू लेना, क्या लेना आपको? फेस वैल्यू। तो वो फेस वैल्यू पे आपको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे, ये आपका पहला टर्म समझा रहेगा। सेकेंड, सपोज क्वेश्चन अपने को ऐसा दिया हुआ है कि कंपनी ने 10% वाले डिबेंचर कितने? 60,000 डिबेंचर इशू किए एट रुपीज 100 फेस वैल्यू, एंड इशू प्राइस कितना उसका? 94। कितना है? 94। ठीक है, एंड कंपनी इंटरेस्ट पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर बराबर। और नीचे एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च 2000, 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर बराबर। अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च
ऑफ एवरी ईयर, बराबर। तो अकाउंट क्या हो रहा है 31 मार्च को एवरी ईयर को क्या होता है क्लोज, ठीक है। अभी सुनना, इतना फिक्स है कि जब 31 मार्च बोला है तो यानी अपना ईयर कौन सा रहेगा, अप्रैल से लेके मार्च, कौन सा रहेगा, अप्रैल से लेके मार्च का रहेगा। यस, उनको तकलीफ याद है, जरा भी तकलीफ नहीं है, ठीक है। अभी सुनना, एक चीज फिक्स है कि यहाँ पे इंटरेस्ट एक ही साल में 2 बार पेबल हो रहा है, ठीक है। और एक लिखा हुआ है, एक नया टर्म आएगा वहां पे, क्या लिखा हुआ उन्होंने कि सर अज्यूमिंग अज्यूमिंग टीडीएस रेट एट द रेट 10%, बराबर। क्या लिखा है, टीडीएस। तो अभी मैं थोड़ा सा टीडीएस का प्रोविजन समझा लेता हूं। टीडीएस मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बराबर। अभी सुनना है यहाँ पे, वो क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, बराबर। कौन सा है, मैं टीडीएस समझा रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक है। और यहाँ पे उसके 1 करोड़ फिक्स डिपॉजिट होल्डर है। कौन है, फिक्स डिपॉजिट होल्डर। चलिए ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया है सर, यहाँ पे इन्होंने एफडी किया हुआ है, और ये कंपनी, ये पंजाब नेशनल बैंक, इनको हर साल में हर एक बंदे को 5 लाख का क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट। क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट, बराबर। और ये 5 लाख इनका क्या बन रहा है, इनकम। क्या बन रहा है, इनका इनकम, ठीक है। यस, समझाइए। अभी सुनना, ये एक प्रोसेस जो अपने को मालूम है कि कोई भी बैंक में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, और वहां से अपने को हर साल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट मेरा क्या बन जाता है, इनकम। और इनकम पे मेरे को क्या पे करना पड़ता है, टैक्स। क्या पे करना पड़ता है, टैक्स। इनकम टैक्स ने मेरे को अपॉइंट किया और बोला कि दर्शन बेटा, मैं बोला बोलिए, ऐसा काम कर, तू 1 करोड़ लोगों के वहां पे जा, बराबर ना, कितने के, 1 करोड़ लोगों के वहां पे जा, और उनको बोल कि भाई क्या आपने टैक्स भरा, क्या आपने टैक्स भरा है, क्या आपने टैक्स भरा है। ऐसा करके तू 1 करोड़ लोगों के पास घूम, बराबर ना। तो मैंने उनको क्या बोला कि सर आप है ना एकदम पागल हो, बराबर ना, आप इनकम टैक्स के नाम पे एकदम पागल हो। ऐसा करो ना कि सर यहाँ पे वो बैंक कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। और यहाँ पे पेमेंट करने वाला बंदा तो एक ही तो है, यानी वो ही एक अकेला बंदा है जो 1 करोड़ लोगों को इंटरेस्ट पे कर रहा है। यस और नो, कितनों को, 1 करोड़ पर्सन को वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो सर 1 करोड़ लोगों के पास जाने के बजाय अगर मैं सीधा इसके पास जाता हूं और इसको बोलता हूं कि भाई तू ऐसा कर, जब भी इनको पेमेंट करेगा तो इनका थोड़ा सा टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे दे, बराबर ना। यस, तो क्या कोई तकलीफ होगा, इससे क्या होगा मालूम है, बहुत सारा काम करना होगा वो बच जाएगा, बहुत सारा काम बच जाएगा, ठीक है। जैसे 1 करोड़ लोगों के पास में जाओ, उनके सब डॉक्यूमेंट्स लो, टैक्स भरा है नहीं भरा, तो उससे बेटर क्या मैं पीएनबी को कंट्रोल कर दूं। यस, यानी इन शॉर्ट, जहां से इनकम का सोर्स निकल रहा है, जहां से इनकम का सोर्स निकल रहा है उसको आप कंट्रोल कर दो, ठीक है। तो मैंने उसको क्या बोला, पीएनबी बैंक को, कि बेटा जब भी तू तेरे फिक्स डिपॉजिट होल्डर को पेमेंट करेगा इंटरेस्ट का, तो तेरे को 10% टैक्स काटना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 10% जो टैक्स है, अभी आप फुल फॉर्म बोल दो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैं वापस हाईलाइट कर रहा हूं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से इनकम निकल रही है ना वहां से टैक्स काट दो, मेरे को 1 करोड़ लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं और क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टाटा लिमिटेड बोल दो, इन्फोसिस आप बोल दो, ये कंपनियां बहुत बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे ये कंपनियां हजारों लोगों को क्या देती है, सैलरी पे करती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार कि 1,000 लोगों के साथ में जाके हम लोग बोलेंगे भाई पेमेंट किया नहीं किया, भाई तूने पेमेंट किया नहीं किया, तो वो लोग मे भी पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, डिले करेंगे, देयर आर सो मेनी ट्रबल्स जो एक इनकम टैक्स ऑफिसर को फेस करना पड़ता है। तो बेटर क्या, इन्फोसिस को बोल दो कि बेटा जब भी तू पेमेंट करेगा ना तो उसका टैक्स काट के फिर उसको दे दे, बराबर ना, तो मेरे को उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी मैंने वही बोला था, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर, 5 लाख का 10% होता है 50,000। कितना होता है, 50,000। तो कितना बच जाएगा, मैं बोला सर 4,50,000। कितना बच जाएगा, 4,50,000। ये तो बेटा इसको पे कर ले, बराबर ना, ये तो इसको पे कर ले। इन शॉर्ट अगर आपने ये ऊपर ध्यान से पढ़ा है
तो सर इंटरेस्ट कितना है, सपोज 5 लाख है, कितना है 5 लाख, तो 5 लाख में से आप 4.5 लाख किसको दोगे, डिबेंचर होल्डर, किसको दोगे, डिबेंचर होल्डर, और 50,000 आप किसको दोगे, 50,000 से हम लोग देंगे किसको, इनकम टैक्स, किसको दोगे आप लोग, इनकम टैक्स। ये सुनो, समझा बाइफिकेशन समझा, ये समझाइए। अभी सुनना यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे सुनना, चलिए फिर। तो ये तुम्हारा कौन सा केस था, टीडीएस का, कौन सा केस था आपका, कि टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है, ठीक है। अभी अगर मैं टीडीएस को थोड़ा साइड में ले लेता हूं, यस, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 60,000, 100 फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस कितना 94, इंटरेस्ट पेबल ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, हर साल मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर अज्यूमिंग टीडीएस रेट एट द रेट 10%, ठीक है। अभी सुनना है आपने, तो सर अपना ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा, अप्रैल से, एंड खत्म कहाँ पे होगा, 31 मार्च, यही तो होता है, अप्रैल फाइनेंशियल ईयर है। अभी इसके अंदर वो इंटरेस्ट कभी पे कर रहा है, एक तो पे कर रहा है सर 30 सितंबर, कभी कर रहा है 30 सितंबर को, और एक कभी पे कर रहा है वो 31 मार्च को। यानी ये दो डेट है जहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहा है, पेबल, क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पेबल, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेबल। ये सुनो, वो तकलीफ है, जरा भी तकलीफ नहीं है। अभी सुनना, मैंने पहले बोला है कि इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे मिलता है, कैसे मिलता है आपको, फेस वैल्यू। तो अपने पास शेयर्स कितने पड़े हैं सर, 60,000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना है सर, सर फेस वैल्यू कितना 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया यहाँ पे 6 लाख। यानी आपके पास 6 लाख फेस वैल्यू के शेयर्स पड़े हुए, डिबेंचर पड़े हुए हैं। इस पे कितना परसेंट है सर, रेट अपने को दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पे मैं कितना अप्लाई कर दूंगा, 10% डिवाइड बाय 100। बट सुनना सर, अप्रैल से लेके सितंबर तक कितने महीने हुए, टोटल 12 मंथ तो हुए नहीं है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना। तो मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या कर देंगे, 6/12, क्या कर देंगे, 6/12, यस। कितना आंसर आता है, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 30,000, कितना आ रहा है, यानी ये 30,000 आपका क्या है, इंटरेस्ट, क्या है आपका इंटरेस्ट, बराबर। कोई तकलीफ हुआ क्या, क्वेश्चन में टीडीएस रेट दिया हुआ है 10%, मैं टीडीएस किसको देता हूँ, गवर्नमेंट को देता हूँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर 30,000 में से आपको इनकम टैक्स देना है, आपको इनकम टैक्स देना है कितना, 10%, कितना आएगा 10%, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना आता है 3,000, कितना आता है 3,000, और बाकी का कितना बचा 27,000, कितना बचा है 27, 27 कैसे आया, 30 - 3 27, वो मैं किसको पेमेंट कर दूंगा, डिबेंचर होल्डर, किसको कर दूंगा मैं, डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर, केस क्लोज, समझाइए। अभी सुनना, तो ये तो मेरा 30 सितंबर का ट्रीटमेंट हो गया। अभी 30 सितंबर के बाद में और आगे जाएंगे तो अपने को सर पेबल कभी आता है 31 मार्च, कभी आता है 31 मार्च को, तो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, तो यहाँ पे भी फेस वैल्यू क्या रहेगा सर, 6 लाख ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय कितना, 6 महीना ना, सितंबर तक तो मैंने पे कर लिया, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 30,000, कितना आ जाएगा 30,000। तो इन शॉर्ट अगर 30,000 है तो उसमें से आपका इनकम टैक्स का कितना बनता है 10%, 10% कितना 3,000, और बैलेंस कितना बच गया 27,000। ये 27 में किसको दूंगा, डिबेंचर होल्डर, किसको दूंगा मैं, डिबेंचर होल्डर को। ये सुन, ये मैंने क्या निकाला, इंटरेस्ट, क्या निकाला है इंटरेस्ट। अभी सर क्या एंट्री होगा, देखो ये समझा है ना, तो एंट्रीज तो बहुत सिंपल है, एंट्रीज आपको जरा भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 30 सितंबर की एंट्रीज पास करता हूँ, ठीक है, सुनना यहाँ पे 30 सितंबर की, सुनो ना, यस। सर कंपनी क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट, क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है या इनकम है, ऑब्वियसली मैंने लोन लिया है और मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल।
नॉमिनल क्या बोलता है सर? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट था? 30,000। कितना था? 30। सर क्या मैंने पूरा 30 डिबेंचर होल्डर को दिया? नहीं, उसमें से कुछ कट, कुछ कमीशन मेरा किसका था? इनकम टैक्स का था। तो मैंने किसको दिया? टू इनकम टैक्स पेबल। मैं अब भी क्या कर रहा हूं? डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास कर रहा हूं कि आपका जो 30,000 है उसका क्या हिसाब किताब है। तो 30,000 में से 3,000 किसको दिया मैंने? इनकम टैक्स पेबल करना है, यानी टीडीएस अपने को देना है। और बाकी 27 किसको दिया मैंने? डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यस और नो? समझाइए, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इज दैट क्लियर? अभी सुनना यहाँ पे, ये केस हो गया। फिर हम लोग और बढ़ते हैं 30 सितंबर। ये जो आपका एंट्री है ना, ये कौन सा एंट्री है? इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री है। क्या है? इंटरेस्ट ड्यू, कि हाँ इतना 30,000 है, 3,000 गवर्नमेंट को देना है और 27,000 अपने को डिबेंचर होल्डर को देना है। ठीक है, अभी कौन सा एंट्री होगा आपका? पेमेंट का एंट्री। कौन सा होगा आपका? पेमेंट का एंट्री। एक एक को पेमेंट करना है। सबसे पहले मैं क्या देता हूं? इनकम टैक्स। तो क्या एंट्री हो जाएगा? इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट। और अपने पास से क्या जा रहा है? गांधी जी ना, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना जाएगा? 3,000। 3,000। कोई तकलीफ हुआ यहाँ पे? जरा भी नहीं। चलिए, ये भी एंट्री अपना एक सॉल्व हो गया। अभी और 30 सितंबर को सर देखो, मैंने इनकम टैक्स पे कर लिया। अभी क्या बाकी रहा मेरे पास? डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना बाकी रहा है। तो एंट्री कौन सा हो जाएगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट है? 27,000। कितना है? 27,000। कोई तकलीफ? जरा भी तकलीफ नहीं है। यस और नो? इज दैट क्लियर? अभी सुनना है यहाँ पे। सर यहाँ पे क्या है मालूम है? कि यहाँ पे ये साइड में भी अमाउंट सेम ही है। कौन सा? ये वाला। ये वाला अमाउंट भी सेम ही है अपने पास, 3,000, 27,000। तो अगर मैं वापस आगे एंट्री पास करता हूं तो क्या होगा अपना? 31 मार्च। सबसे पहले क्या होगा? डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री। कौन सा होगा? डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री। तो क्या एंट्री होगा सर? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किस किस को दे रहे हैं हम लोग? इनकम टैक्स पेबल, टू इनकम टैक्स पेबल। चलिए, और कौन सा आ रहा है? डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। बराबर। कितना है सर? अमाउंट सेम ही है, कुछ अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे कितना है? 27। एक एक को पेमेंट करना स्टार्ट कर दो। आपकी अगर इजाजत हो तो मैं सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बार बार क्यों मेहनत करने का जब अपने पास टेक्नोलॉजी है। बराबर? यस। चलिए सीधा। एक मिनट, कॉपी पेस्ट। चलिए सुनना, तो यहाँ पे खाली क्या करना है अपने को? डेट चेंज करना है। ये कौन सा रहेगा आपका? 31 मार्च। और ये भी कौन सा रहेगा आपका? 31 मार्च। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं हुआ अपने को, जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी सुनना है यहाँ पे। सर ये मैंने एंट्री तो पास कर दी, लेकिन अपने को मालूम है कि डिबेंचर इंटरेस्ट अपने लिए क्या है? खर्चा है ना। एक तो कौन सा? 31 मार्च का इंटरेस्ट, और एक कौन सा आपका? 30 सितंबर का इंटरेस्ट। ये दोनों 30 + 30 अपने लिए क्या? एक्सपेंस है। और हम लोग एक्सपेंस को ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं? तो सर जी प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ पे डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस।
तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कौन सा ये साइड आता है ना, तो हम ये टाइप से एंट्री पास करते हैं। एंट्री कौन सा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना है 30 + 30 कितना हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा आपका 60,000। यस और नो। तो ये आपकी कौन सी एंट्रीज है, डिबेंचर इंटरेस्ट विद टीडीएस। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस या इनकम टैक्स पेबल, फिर उसको पेमेंट कर दो। और जो डिबेंचर इंटरेस्ट है पूरे साल का वो हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ पे डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। इज दैट क्लियर? यस। चलिए फिर तो यहाँ पे आ जाता है अपने पास एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, सुनना चलिए। द कंपनी इश्यूड 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख। यानी मेरे को रुपीज में उसका वैल्यू दिया फेस वैल्यू, तो जो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा वो किस पे चार्ज करूंगा, फेस वैल्यू पे ही चार्ज करता हूँ। एट 10% डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट ऑन 1 Jan 2017 डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। कितना 10%, टीडीएस कितना 10%। यानी जब जब आप डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेबल करोगे तो आपको 10% किसको देना, हम लोगों को, गवर्नमेंट को देना। यस, वॉज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो यहाँ पे दो जगह आप इंटरेस्ट पे करोगे, 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। यस। डिबेंचर वर टू बी रिडीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years पेड एट 5% प्रीमियम। यानी जो आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो वो कैसे रिडीम कर रहे हो आप, 5% प्रीमियम पे। ठीक है, तो ये कौन सा केस है मालूम है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, ठीक है। पास जनरल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2017। सुनना अभी, मैंने डिबेंचर इशू किया है, किधर गया, 1 Jan 2017 कभी इशू किया मैंने, 1 Jan 2017 को। तो मेरे को पहला इंटरेस्ट कभी देना है 30 जून को, और लास्ट वाला कभी देना है 31 दिसंबर को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना महीना, 6 मंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना महीना हो गया आपका, 6 मंथ। समझाइए, तो 6 महीने का अपने को इंटरेस्ट देना है। तो अगर आप एक का भी एंट्री कर लोगे तो बाकी आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट। क्या करना है आपको, कॉपी पेस्ट। यस। सुनना बे, यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि सर उसको डिबेंचर इशू के टाइम पे क्या हो रहा है, लॉस। क्या हो रहा है, लॉस। और रिडीम के टाइम पे भी उसको कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए अपन ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सुनना, चलिए। हाँ, a company issued 12% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख एट 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पे अगर मैं वो टेबल वापस बनाता हूँ, इसको मैं 1 मिनट हटा देता हूँ। सुनना, एक कौन सा साइड है आपका, इशू वाला साइड, और एक कौन सा आपका, रिडीम वाला साइड, बराबर। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, फेस वैल्यू, रिडीमेबल प्राइस। ठीक है, यस। सुनना भी, तो उन्होंने क्या बोला, कंपनी ने फेस वैल्यू 10 लाख के शेयर्स कितने इशू किए, 10 लाख के उसने डिबेंचर इशू किए। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं वो, 10% डिस्काउंट। कितना है, 10% डिस्काउंट। तो 10 लाख का 10% डिस्काउंट कितना होता है, 1 लाख। यानी कंपनी को 1 लाख रुपया नहीं आएगा, तो रुपया कितना आएगा, 9 लाख। कितना आएगा, 9 लाख। यस और नो। तो यहाँ पे 1 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया, इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, समझा ना। ये 10 लाख का डिबेंचर था, बोला कि भाई 10% डिस्काउंट ले ले, तो वो अपने को 9 लाख ही देगा। यानी इश्यू प्राइस कितना हो गया, 9 लाख।
तो अपना लॉस कितना हो गया, 1 लाख। अभी वो क्या बोला है कि वो 5 साल बाद में, कितने साल बाद में, 5 साल बाद में रिडीम करेगा एट 5% प्रीमियम, एट 5% प्रीमियम। तो अपना फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे, 10 लाख है। और 10 लाख नहीं देगा, वो तो बोल रहा है कि बेटा तू और 5% एक्स्ट्रा लेके जाना, ठीक है। 10 लाख प्लस 5% कितना हो जाएगा, 10,50,000। कितना हो जाएगा, 10,50,000। यस और नो। तो अभी सर 10 लाख का फेस वैल्यू था, मैं आज उसको क्या बोला कि बेटा आज तू 10 लाख 9 लाख जो भी देना दे दे, बट आज से 5 साल बाद में तू 10,50,000 लेके जाना। तो यहाँ पे फ्यूचर में कितना लॉस हो रहा है, 50,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने का लॉस हो रहा है अपने को, 50,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे, तो कंपनी को दोनों साइड लॉस हो रहा है और यहाँ पे कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट है नहीं, तो अपने को एक ही एंट्री पास करना पड़ेगा। कौन सा वाला, द फर्स्ट वन इज बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी को ये प्रेजेंट वाली बात है, तो प्रेजेंट में कंपनी को क्या हो रहा है, 9 लाख रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 लाख रुपए आ रहा है। कोई तकलीफ है, नो। फिर नेक्स्ट, सर क्या कंपनी को लॉस हो रहा है, यस। क्या कंपनी को एक साइड लॉस हो रहा है, दोनों साइड लॉस हो रहा है, दोनों साइड लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना डिस्काउंट है सर जी, 1 लाख है, ठीक है। और क्या रिडेम्पशन पे लॉस हो रहा है, यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट बराबर। लॉस ऑन रिडेम्पशन कितना है, 50,000 का आपका रिडेम्पशन का लॉस है, ठीक है। चलिए फिर टू, अपने पास से हमेशा डिबेंचर कौन सा जाएगा सर, फेस वैल्यू का ही जाएगा बराबर, 12% डिबेंचर। और आपके डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना था, 10 लाख। कितना था आपका, 10 लाख वैल्यू, यस और नो। और यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा सर, टू। जब जब आप रिडेम्पशन की साइड में लॉस होगा, तो वो अमाउंट अपने को नए अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। कौन सा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना, 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। यस और नो, समझाइए। तो ये आपका पहला एंट्री है, ठीक है। कभी जब आपने इशू किया था, मैंने इशू कभी किया है, 1 Jan 2000, कौन सा डेट है, 2017। तो ये टाइम पे मैंने ये वाला एंट्री पास कर लिया रहेगा। इज दैट क्लियर, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, अभी वो क्या बोल रहा है कि सर कंपनी 30 जून को क्या पे करती है, इंटरेस्ट। क्या पे करती है, इंटरेस्ट। चलिए, तो कंपनी के डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है सर, 10 लाख। कितना है, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%। उसका क्या है, सॉरी 10 की कितना है, 12 है, सॉरी 12% क्या है उसका, इंटरेस्ट है। क्या है, 12% इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग कितना ले लेंगे, 12% बराबर। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%। अभी सुनना, कंपनी ने डिबेंचर कभी इशू किए थे, 1 जन। कभी इशू किए थे, 1 जन। और ये बंदा कभी इंटरेस्ट पे कर रहा है, जून में। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, अभी कितने महीने हुए, 6 मंथ ही हुए ना। तो मल्टीप्लाई बाय 6/12, यानी कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000। यस और नो। तो एंट्री पास कर लो फिर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 60,000। और ये इंटरेस्ट मेरे को 2 जन को देना पड़ेगा। एक कौन सा, इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल। कितना, 10% है ना, तो 6,000 तो उसको। और बाकी किसको देना पड़ेगा अपने को, डिबेंचर होल्डर। किसको देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर। कितना, 54,000। यस और नो बराबर। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एक को पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट पहले किसको करते हैं हम लोग, 30 जून की बात कर रहा हूँ मैं, पेमेंट करूंगा डिबेंचर होल्डर को। हम लोग पेमेंट कर देते हैं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट।
कितना पेमेंट करेंगे 54,000 एंड 54,000, ये थोड़ा सा पार्ट अलग है, ठीक है बराबर। अभी ये हो गया, फिर और कौन बच गया अपने पास, इनकम टैक्स पेबल, तो क्या एंट्री हो जाएगा, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है 6,000 एंड 6,000, समझाइए। और ये सेम एंट्री किसके लिए हो जाएगा अपना, अभी मैं नेक्स्ट रीपेमेंट कभी कर रहा हूँ इंटरेस्ट का, सर 31 दिसंबर कभी कर रहा हूँ मैं, 31 दिसंबर। तो एंट्री क्या होगा कि सर मैंने 10 लाख का फेस वैल्यू वाला डिबेंचर था, मल्टीप्लाई बाय 12% इंटरेस्ट है, और मैंने जून में तो ऑलरेडी पे कर लिया है, तो जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना हो गया, 6 महीना ना, तो अपने को यहाँ पे भी 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना आता है 60,000। यहाँ पे सेम एंट्री, ये वाला भी इधर ऐसे होगा, ये वाला भी ऐसे होगा, ये वाला भी ऐसे होगा, खाली डेट कौन सा आ जाएगा 31 दिसंबर। और लास्ट एक एंट्री कौन सा होगा आपका, डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अपने पास डिबेंचर इंटरेस्ट दो रहेंगे, 60 ये और 60 ये, 1,20,000, तो अपना एंट्री कौन सा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, कौन सा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। यहाँ तक कोई तकलीफ है, जरा भी तकलीफ है नहीं, अभी सुनना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया था कि अगर आपको डिबेंचर के टाइम पे क्या होता है लॉस, क्या हो जाता है लॉस, तो उसका आप ट्रीटमेंट क्या करते हो, सुनना यहाँ पे। सर कंपनी को इश्यू के टाइम पे लॉस हुआ था कितना, 1 लाख, कितना हुआ था 1 लाख, और रिडेम्पशन के टाइम पे उसको लॉस होने वाला कितना 50,000, तो टोटल कितना लॉस हुआ 1,50,000 बराबर। और कंपनी ने डिबेंचर कितने साल के लिए लिए, 5 साल के लिए, तो यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट वाला रिडीम नहीं है बराबर, यहाँ पे क्या 5 साल के लिए कंपनी पैसा यूज कर रही है, तो कंपनी क्या करेगी सर 1,50,000 डिवाइड बाय 5, कितना आता है 30,000, कितना आता है 30, कंपनी हर साल कितना राइट ऑफ करेगी 30,000, तो अपना भी ये ईयर कभी खत्म होता है 31 दिसंबर 2017, तो वो साल में राइट ऑफ कितना करूंगा ओनली 30,000, तो एंट्री कौन सा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट एंड लॉस ऑन रिडेम्पशन, साथ में डाल देता हूँ, कितना आ जाएगा 30,000 एंड 30,000, यस और नो, तो ये आपका एक और लास्ट एंट्री जुड़ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन रिडेम्पशन, कितना 30 और 30,000, इज दैट क्लियर। तो ये एंट्री होगा, ये वाली सब एंट्री होगा, ये वाली एंट्रीज होगी, और लास्ट में कौन सा होगा आपका, ये वाला एंट्री हो जाएगा, इज दैट क्लियर। ये आपका कौन सा था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यस। तो आप ऐसा करना, ये मैंने करवा दिया है, ये क्वेश्चन वापस आपको करना है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ सकता है, और एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिबेंचर का चैप्टर क्या कर देता है, खत्म, क्या कर देता है आपका डिबेंचर का चैप्टर खत्म। ये जो भी पीछे आपके हैं थ्योरी होने के बाद में आप सब क्वेश्चन देख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अपने को टफ नहीं लगेगा, ये आप क्वेश्चन होमवर्क समझ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4, इन शॉर्ट आप सब क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपके होमवर्क है, 1, 2, 3 और 4, सब आपके क्या रहेंगे होमवर्क, ठीक है। तो अभी हम जो वीडियो बनाएंगे, अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो कौन सा रहेगा आपका थ्योरी पार्ट, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में, सॉरी जो आपके पेपर में पूछे गए वो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, यस। तो अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिबेंचर का जो थ्योरी पार्ट है वो भी इसके साथ में क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है। सुना, तो डिबेंचर मैंने ऑलरेडी पहले बोला हुआ था कि सर डिबेंचर क्या होता है कि ऐसा एक सर्टिफिकेट होता है विच एक्नॉलेज दैट कंपनी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम द इन्वेस्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर, क्या बोलते हैं हम लोग, डिबेंचर, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सर डिबेंचर is a bond issued by a company under its seal acknowledging a debt and containing provisions as regards repayment of principal and interest, बराबर ना, यस। तो वही बोलता है कि सर हम आपके पास से लोन लिया है, तो हम आपको प्रूफ में क्या दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दैट सर्टिफिकेट विल बी कॉल्ड एज डिबेंचर, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, सर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, डिबेंचर इंक्लूड्स debenture, stock, bonds, or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the asset of the company or not, ठीक है। चार्ज क्या होता है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, चार्ज इज नथिंग बट क्या होता है, मॉर्टगेज, क्या होता है, मॉर्टगेज, मॉर्टगेज गिरवी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, गिरवी, ठीक है। अभी सुनना, कुछ डिबेंचर, अभी ऑब्वियसली आपने क्या लिया, लोन लिया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, नॉर्मल बात करता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, एक लोन चाहिए,
बिजनेस लोन चाहिए 50 लाख का। तो मैं एक बैंक के पास गया, कोटक महिंद्रा बैंक में। वहां पे जाके मैंने बोला कि सर जी मेरे को बिजनेस लोन चाहिए, तो क्या आप मेरे को बिजनेस लोन प्रोवाइड कर सकते हो? बोले ठीक है सर, हम आपको लोन तो दे देंगे, बट आप अपनी कोई असेट हमारे पास एज अ मॉर्टगेज रखोगे। क्या रखोगे? एज अ मॉर्टगेज रखना पड़ेगा, तो ही हम आपको लोन दे सकते हैं। यस। तो मैंने क्या बोला कि सर मेरा एक घर है जिसका वैल्यू 80 लाख का। कितने का? 80 लाख का है। तो आप ऐसा कीजिए, वो घर क्या कर लीजिए? मॉर्टगेज। क्या कर लीजिए? मॉर्टगेज। रखने का रीजन क्या होता है कि जैसे ही मैं घर मॉर्टगेज रख दूंगा, तो बैंक वाले को टेंशन है ही नहीं है कि अगर आप पेमेंट करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। आपका असेट हमारे पास एज अ मॉर्टगेज है, एज अ चार्ज है, एज अ चार्ज है। यानी जब भी वर्ड चार्ज आएगा इट मींस मॉर्टगेज। तो सेम चीज यहाँ पे डिबेंचर के लिए अप्लाई होता है कि सर डिबेंचर के लिए क्या हुआ कि सपोज मैं कंपनी रिलायंस लिमिटेड मेरी कंपनी है, और मैं पब्लिक के पास से क्या ले रहा हूँ? पैसा ले रहा हूँ एज अ लोन, डिबेंचर ले रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि भाई तुम डिबेंचर लो, मैं आपसे, आप मेरे को पैसा दे दो। तो वो क्या बोले कि सर हम आपको पैसा तो दे देंगे, बट क्या गारंटी कि इन फ्यूचर में हमारा पैसा क्या रहेगा? सेफ रहेगा। तो मैंने क्या बोला, ठीक है ऐसा करते हैं, अपना कंपनी का एक बिल्डिंग है, वो मैं क्या कर देता हूँ? चार्ज। क्या कर देता हूँ? मैं चार्ज गिरवी रख लेता हूँ, ठीक है। तब जाके वो बोला हाँ अभी ठीक है, अभी आप ये पैसा ले लो, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है कि इन केस अगर कंपनी मेड एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, या फिर इन केस ऑफ रिडम्पशन, देन वो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं? कंपनी का बिल्डिंग बेच सकते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे वही है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि डिबेंचर सिक्योर्ड होने ही जरूरी है, डिबेंचर अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अभी बड़ी कंपनी रिलायंस बराबर ना, तो वहां पे कभी कोई अंबानी को ऐसा नहीं बोलेगा भाई तो पेमेंट करने लायक है नहीं है। अरे वो अंबानी, हाँ मैं एक बार के लिए कंपनी स्टार्ट करता हूँ और मैं तुम्हारे पास से लोन लेता हूँ, तो आप लोन देने में सोचोगे, एंड देयर आफ्टर वहां पे सिक्योर डिबेंचर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, सुनना। फीचर्स ऑफ डिबेंचर सिंपल सा है, सुनना यहाँ पे। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंसेस अ लोन मेड टू अ कंपनी। यानी मैंने पहले बोला कि डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है विच एविडेंसेस दैट कंपनी को लोन दिया है, बराबर। यस। इट इज अ फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज। सीधा बात है सर, जब भी अपना डिबेंचर का टर्म कैसे स्टार्ट होता है? 10% डिबेंचर। तो ये 10% क्या था? मैंने पहले ही बोला था, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको? कूपन रेट। क्या बोलते हैं हम इसको? कूपन रेट। फिर द थर्ड वन इज इंटरेस्ट इज पेबल एट प्री डिटरमाइन फिक्स रेट। इंटरेस्ट कैसे पेबल होता है? प्री डिटरमाइन फिक्स रेट। ऑब्वियसली पहले से आपको लोन का इंटरेस्ट रेट मालूम ही रहता है। यस। ऐसा नहीं होता अगर बाद में देख लेंगे तो अभी तो लोन दे दे, बराबर ना। तो वो केस कभी भी होता नहीं है। द ओरिजिनल सम इज रीपेड एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। आज तू मेरे को पैसा दे, मैं 5 साल बाद में तेरे को पेमेंट करेगा, तो सर ऑब्वियसली मैं पेमेंट करने का डेट भी उसको बोलेगा कि 5 साल बाद में तेरा पैसा मैं तेरे को वापस दे देगा। तो जो रीपेमेंट का शेड्यूल है, जो रीपेमेंट का शेड्यूल है, वो भी सर प्री डिटरमाइन ही होता है। यस और नो? इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज। सर जरूरी नहीं है कि डिबेंचर सिक्योर्ड होना चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई भी असेट मॉर्टगेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यानी इन केस आपके पास ये एक चीज आ गया कि डिबेंचर में भी सिक्योर्ड हो सकता है, डिबेंचर में भी इनसिक्योर्ड हो सकता है या अनसिक्योर्ड हो सकता है। यस। इन कैन इट कैन जनरली बी बॉट और सोल्ड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्राइस अबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू। तो आप इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो। यस, चलिए फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स, बराबर ना। सर डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। यस, डिबेंचर होल्डर उन्होंने अपने को लोन दिया है, वो अपने लिए क्या बन गए? क्रेडिटर्स। क्या बन गए? क्रेडिटर्स। बट शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। वो क्या होते हैं? ओनर। क्या होते हैं? ओनर। डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट और शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग राइट, बराबर ना। यस। यानी डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, वो मीटिंग में आके कभी भी वोट नहीं दे सकते, बट शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट रहता है। डिबेंचर इंटरेस्ट का रेट ऑलवेज प्री डिटरमाइन होता है, यानी पहले से डिटरमाइन होता है, बट इक्विटी शेयर्स का कभी भी रेट प्री डिटरमाइन नहीं होता, बराबर। अगर मैंने अंबानी को लोन दिया है तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरे को मालूम है, बट अंबानी को ये साल के एंड में कितना प्रॉफिट मिलेगा वो अंबानी को मालूम नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट लास्ट में जो बचता है वो कौन लेके जाता है? शेयर होल्डर। कौन लेके जाता है? शेयर होल्डर। यस। यहाँ पे लिखा हुआ डिविडेंड और इक्विटी शेयर इज पेड एट वेरिएबल रेट, बराबर ना। यानी यहाँ पे रेट कौन सा आपका? वेरिएबल। कौन सा है? वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आर दी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सुनना, ये एक ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आर दी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज मतलब आप जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे
तो आपको ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको पहले भी बोला हुआ है कि इंटरेस्ट का खर्चा हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू डिबेंचर इंटरेस्ट बराबर। यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक आता है, मैं समझा देता हूँ, आगे जब और चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे काम आएगा, चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन। कौन सा होता है? तो चार्ज होता है ना, वो हमेशा बार वाले लोगों को किया जाता है, क्रेडिटर्स हो गए। एप्रोप्रिएशन हमेशा ओनर्स को करते हैं। किसको करते हैं? हम लोग ओनर्स को। ठीक है, सुनना, हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कोई तकलीफ है यहाँ तक? चलिए ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद में हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद में बनता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा बनता है? प्रॉफिट लॉस। और फिर क्या बनता है? आपका बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, तो आपके मेजरली ये अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 3, अकाउंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 5। अभी सुनना, ऐसा खर्चा जो मैं बार वाले को पे कर रहा हूं, तो वो हमारे लिए क्या होता है? चार्ज। क्या होता है हमारे लिए? चार्ज। और वो हमेशा कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस पे। यस, यानी मैं एज अ ओनर कैपेसिटी नहीं दे रहा, यानी मैं जिसको दे रहा हूं वो एज अ ओनर कैपेसिटी नहीं दे रहा हूं बराबर। तो वो कहाँ पे आ जाएगा? आपका चार्ज क्रिएट होता है और वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। बट आप कोई भी अमाउंट अपने ओनर को दे रहे हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर मेरा टोटल प्रॉफिट था 1 लाख, उसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था? 10,000। ऑब्वियसली डिबेंचर इंटरेस्ट में बार वाले को दे रहा हूं, तो यहाँ पे कितना आ गया? 90,000। अभी ये अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा 90,000। अभी 90 में से मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे दिया? डिविडेंड। क्या दे दिया मैंने? डिविडेंड 10,000 या 20,000। तो ये कहां पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि जो आप 90 में से अपना प्रॉफिट दे रहे हो ना 20,000, तो दैट 20,000 ये आपका क्या है सर? आपने अपने ओनर को दिया बराबर ना, एज अ ओनर कैपेसिटी आपने उसको दिया है। ठीक है, कि भाई तू ओनर है, ये ले 20,000 रुपया लेके जा। तो ये 20,000 कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, याद रखना। ये ऑलवेज कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। यस, इन शॉर्ट, अगर आपने एज ए लेंडर कैपेसिटी दिया है बराबर ना, कि सामने वाला जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो वो एज ए लेंडर दे रहे हो, तो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और सामने वाले को एज ए ओनर कैपेसिटी आप प्रॉफिट दे रहे हो, तो वो कहाँ पे आएगा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। यस और नो, समझता है? मैं आप पार्टनरशिप फर्म का भी एग्जांपल लेते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में अगर आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर वो आप किसको दे रहे हो? ओनर को दे रहे हो, तो वो हमेशा कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। कहाँ पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। यस और नो, समझता है? सुनना भी। फिर नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? Interest on debenture are the charge against the profit and they are deductible as an expense in the determining taxable profit of the company। और यहाँ पे क्या लिखा है? Dividend are appropriation of profit and these are not deductible in determining taxable profit of the company। जैसा पढ़ा है वैसा वैसा आपको यहाँ पे मिल गया है। There are different kind of debenture, आगे पढ़ेंगे, secured, unsecured, redeemable, irredeemable, आपका रजिस्टर, बेरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। यस, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब अपना कंपनी अकाउंट का पहला चैप्टर हम लोग करेंगे, थ्योरी वाला। ठीक है, फिर लिखा हुआ डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर डिबेंचर और शेयर्स, यानी जो आप डिबेंचर है आप कन्वर्टेबल इशू कर सकते हो। तो वो डिबेंचर जो आपने कन्वर्टेबल इशू किया था वो किसी दूसरे डिबेंचर में कन्वर्ट हो सकता है या फिर दूसरे शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। बट शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर शेयर्स इन एनी सर्कमस्टांसेस, बराबर ना। आपने जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, बोला कि बस 5 साल बाद में इक्विटी हो जाएगा, ठीक है, तो वो कभी भी नहीं होगा। यस, एट मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर गेट बैक देयर मनी एज पर द टर्म्स। पहले बोला है कि सर उनको पैसा मिलता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर कभी मिलता है? जब कंपनी क्या होती है? लिक्विडेट। क्या होती है? वाइंड अप। क्या हो जाती है? जब कंपनी बंद होगी तभी उनको पैसा मिलेगा, अदरवाइज उनको पैसा कभी नहीं मिलता है। बट डिबेंचर में एक टाइम होता है कि 5 साल बाद में तेरा पैसा तेरे को दे देगा और तेरे पास से डिबेंचर ले लेगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ बिफोर द शेयर होल्डर्स, बराबर। ऑब्वियसली मैंने किसी से लोन लिया है, एक सिंपल सा बात बोलता हूँ कि मैंने क्या किया है, एक वड़ा पाव का अपन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, बहुत सही बिजनेस है मुंबई में, तो मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने क्या किया था, आपके पास से लोन लिया था 10 लाख का। कितने का लोन लिया था? 10 लाख का। अभी 10 लाख का लोन लिया तो मैं आपको इंटरेस्ट पे करना है। मेरे पास दो है, एक तो इंटरेस्ट और एक प्रॉफिट पड़ा है। 9 लाख का प्रॉफिट है और 2 लाख का मैं आपको इंटरेस्ट पे करना है।
तो मैं क्या करूंगा मालूम है, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट पे करूंगा और फिर मैं प्रॉफिट घर पे लेके जाऊंगा। समझता है ना ये, क्योंकि जो 2 लाख का लायबिलिटी है मेरा, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो आप जब भी प्रॉफिट घर पे लेके जाओगे तो आपको बाहर वालों को अमाउंट पे करना पड़ेगा, बाहर वालों को अमाउंट पे करना पड़ेगा, और बाद में रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा वो आप घर पे लेके जा सकते हो। यस, अगर मैंने आपको 2 लाख पे नहीं किया और पूरा पैसा 9 लाख में मेरे घर पे लेके चला गया, तो अपने को मालूम है कि अपना हालत कैसा होने वाला है। यस और नो, समझता है ये। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन शेयर होल्डर्स आर द पेड एट लास्ट आफ्टर पेइंग डिबेंचर होल्डर। ये इसका उल्टा बोल दिया इसने, यहाँ पे सीधा बोल दिया इसने, यहाँ पे क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया। यस और नो, ये समझा आपको। फिर हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कितने टाइप के डिबेंचर होते हैं। तो बेस्ड ऑन सिक्योरिटीज 2 टाइप के, सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर मतलब क्या होता है कि ऐसा डिबेंचर जिसके अगेंस्ट कोई भी कंपनी का असेट चार्ज होता है, क्या होता है, मॉर्टगेज रखा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योर। एक कौन सा होता है आपका, अनसिक्योर डिबेंचर, ऐसा डिबेंचर जिसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटीज नहीं होती, कोई भी असेट चार्ज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में कन्वर्टेबल, जिसको मैं दूसरे डिबेंचर या शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर आता है नॉन कन्वर्टेबल, जिसको मैं दूसरे शेयर या डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। फिर आता है नेगोशिएबिलिटी के बेस पे रजिस्टर्ड डिबेंचर। दिस डिबेंचर्स आर पेबल टू अ रजिस्टर होल्डर हुज नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, ठीक है। यानी ये ऐसा डिबेंचर जिसका नाम रजिस्टर्ड रहेगा उसको ही हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। यस। और बेरर मतलब क्या होगा कि सर जिसके पास वो डिबेंचर सर्टिफिकेट पड़ा है ना, हम उसको पेमेंट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने क्या लिया था, बेरर सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी मैं कुछ काम से बाहर गया हूँ तो मैं किसी दूसरे को बोल के भेज सकता हूँ कि भाई ये डिबेंचर सर्टिफिकेट लेके जा और पेमेंट लेके आ जाता, उसको पेमेंट, यानी जिसके हाथ में डिबेंचर सर्टिफिकेट उसको पेमेंट कर लेंगे। फिर आता है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर। ये ऐसे डिबेंचर है जिनको हमेशा पहले पेमेंट किया जाएगा एज कंपेयर टू सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर, एज कंपेयर टू सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर। यानी अगर मैंने फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर लिए हुए हैं तो जब भी कंपनी पेमेंट करेगी तो पहले मेरे को करेगी, फिर बाद में किसको करेगी, सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर। ये कौन सा, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। यस, रीड कर लेना, अपने को याद हो जाएगा। और ये ऑलरेडी अपन आगे सब पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका डिबेंचर वाला पार्ट क्या हो जाता है, खत्म। क्या हो जाता है आपका, खत्म। अभी यही है कि अगर डिबेंचर में नहीं समझा है तो आप मेरे को बोल सकते हो, तो मैं आपको वापस जो भी डाउट रहेगा वो सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। यस, चलिए तो फिर ये आपका डिबेंचर हो गया। तो अभी अपने पास बचा क्या है, एक कंपनी अकाउंट का शेयर का थ्योरी, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का थ्योरी पार्ट बचा हुआ है, जो अपन क्या करेंगे, या तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे उसको कंटिन्यू कर लेंगे। होप सो आपको ये समझा रहेगा। इन केस कोई भी आपको डिफिकल्टी आता है, कोई भी डिफिकल्टी, जैसे सर बहुत घटिया पढ़ा रहे हैं या फिर सर का पढ़ा हुआ नहीं समझ रहा है, तो इन केस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी आप मेरे को बोल सकते हो बिंदास, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना आपको भी फायदा है, उतना मेरे को भी फायदा है। मे बी मैं मेरे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मे बी आप भी अगर बोलोगे तो आपको भी फायदा होगा कि आपको अगर नहीं समझ रहा है तो कुछ चीज़ अपन सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये डिबेंचर का टॉपिक समझा रहेगा। आपके पास एक ये, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, बस जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ, पार्ट्स पेपर के मॉड्यूल के क्वेश्चन आप जितनी बार कर लोगे उतना अच्छा। एटलीस्ट 3 से 4 बार क्वेश्चन को करने का ट्राई कर लो, बिलीव मी आपका पूरा कंपनी अकाउंट अच्छे से हो जाएगा, कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। और फिर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। यस और नो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे होम। और लॉकडाउन 17 को हो गया है, 17 तक हो गया है, तो आप होप सो लॉकडाउन का कंप्लायंस कीजिए। घर पे बैठ के जितना टाइम मिला उतना टाइम आप पढ़ने में यूटिलाइज करते रहिए, ठीक है। यस, चलिए, थैंक यू सो मच।